सो हे गाइस, न्यूज बॉय। तो सब बात करते हैं आनंद महिंद्रा के बारे में। इनको तो आप में से मैक्सिमम लोग जानते होंगे, महिंद्रा ग्रुप के ओनर है ये। तो इन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसकी वजह से काफी सारे लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो एक पीएचडी कर रहे स्टूडेंट का वीडियो शेयर करते हैं जो पीएचडी तो कर रहे हैं, साथ ही साथ वो फूड स्टॉल भी चला रहे हैं। बेसिकली एक अमेरिकन व्लॉगर उनके फूड स्टॉल में जाते हैं, खाना खाते हैं, उनको पसंद आता है, वो उनसे बात करते हैं, तो बताते हैं कि वो पीएचडी भी कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी में, एंड ऑल्सो फूड स्टॉल भी वो चलाते हैं काफी सालों से। लास्ट में फिर वो अमेरिकन व्लॉगर को बोलते हैं कि आप गूगल कर लो मेरा नाम, वहां पे मेरा रिसर्च आर्टिकल जाएगा, एंड वो सर्च भी कर देते हैं, एंड बहुत सारे आर्टिकल आते हैं जो उन्होंने रिसर्च किया हुआ था। तो इसी वीडियो को शेयर करते हुए आनंद महिंद्रा लिखते हैं, दिस क्लिप वेंट वायरल ए व्हाइल अगो, एन अमेरिकन व्लॉगर डिस्कवर्स ए पीएचडी कैंडिडेट रनिंग ए फूड स्टॉल पार्ट टाइम। इस वीडियो को मुझे सबसे स्पेशल ये लगा कि लास्ट में वो उस अमेरिकन व्लॉगर को बोलते हैं कि आप गूगल कर लो मेरा नाम, एंड उस टाइम वो जो व्लॉगर है वो सोचते हैं कि वो उनके स्टॉल का सोशल मीडिया अकाउंट दिखाने वाले हैं, बट वो अपना रिसर्च पेपर्स दिखाते जो उन्होंने खुद लिखा हुआ था। लास्ट में वो लिखते हैं इनक्रेडिबल यूनिक इंडियन। तो अब इनको क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है? बहुत सारे लोग यही कमेंट्स कर रहे हैं, ये क्या नॉनसेंस है आनंद महिंद्रा जी, इंडियन गवर्नमेंट के फेलियर्स को सेंसेशनलाइज करना बंद कर दो। जो एक पीएचडी होल्डर को जॉब नहीं दे पा रहे हैं, उसको कमाने के लिए फूड स्टॉल खोलना पड़ा, क्या आप अपने बेटे या बेटी जो एमबीए करेंगे उनको बोलोगे ठेला लगा के फूड बेचने के लिए? तो इसको क्यों सेंसेशनलाइज कर रहे हो? एक और जन लिखते हैं, नो ऑफेंस, दिस इज नॉट ए ग्रेट वीडियो, बहुत बढ़िया वो काम कर रहा है, बट a PhD should use his skills in research, not just selling food. We have failed to provide him a setting where he can truly apply his education. एक जन लिखा, it's a shame Anand Mahindra celebrates poverty porn instead of asking the government to give reasonable stipends to its researchers. और भी इस तरीके के बहुत सारे कमेंट्स है। केआर के भी ये कमेंट किए थे, शर्म नाम की चीज तो रही नहीं आपके पास, जमीर बेच दिया है या डर से बिक गया है। मनमोहन सिंह जी पीएम होते तो चिल्लाने लगता, अब एक पीएचडी वाले के धाबा चलाने पर खुश है। वेल, क्या सोचते हो आप लोग इसके बारे में? कमेंट करके जरूर से बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, यूट्यूब के एक बहुत ही बड़े स्कैम के बारे में जिसको कि एक्सपोज किया है आई ज्ञान ने। यस, वो एक वीडियो पोस्ट किए, द बिगेस्ट स्कैम ऑफ यूट्यूब #techscam 2024। इस वीडियो में बताते हैं कि कैसे 5 लोग मिलकर यूट्यूब टेक इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रखे हैं। वो क्या करते हैं, बहुत सारे ग्रोइंग टेक क्रिएटर्स के पास जाते हैं, कहते हैं कि आप हमारे एजेंसी में ज्वाइन होइए, हम आपको प्रोडक्ट्स ला के देंगे, स्पॉन्सर्स ला के देंगे, जिसके थ्रू आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। बहुत सारे यूट्यूबर्स उनके एजेंसी को ज्वाइन भी करते हैं, बट अगर कोई उनका एजेंसी ज्वाइन नहीं करता है तो उनको धमकाते हैं कि हम आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे, आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, एंड वैसा ही होता है। एंड सिमिलरली वो बहुत सारे ब्रांड्स के पास जाते हैं, बताते हैं कि हमारे पास 50-60 क्रिएटर्स है, आप उनके लिए प्रोडक्ट्स भेजिए, स्पॉन्सर कीजिए। एंड अगर ब्रांड उस टाइम मना कर देते तो एजेंसी वाले कहते हैं, देखो आपका ही लॉस है, हमारे पास टॉप के 50-60 क्रिएटर्स है, अगर आप हमारे साथ काम नहीं करोगे तो वो सारे 50-60 क्रिएटर्स आपके प्रोडक्ट का नेगेटिव रिव्यूज देंगे। ये तो हो गया एक चीज। एक और चीज वो बताते हैं कि कैसे एजेंसी वाले ब्रांड से पैसा ज्यादा लेते हैं एंड क्रिएटर्स को उतना पैसा देते नहीं है। यस, और भी बहुत कुछ वो बताए। 16 मिनट का वीडियो है भाई, मैं आपको एकदम छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ। अगर तो आप वो वीडियो देखना चाहते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके देख सकते हो। 3. कंट्रोलिंग द नैरेटिव। ये लोग डिसाइड करते हैं कि आपका कंटेंट कैसे बनेगा। इस केस में सिर्फ आपके जितने भी फेवरेट क्रिएटर्स हैं वो सिर्फ पपेट्स बन के रह जाते हैं। ये लोग कहते हैं कि आपका टाइटल ऐसा होना चाहिए, आपकी डिस्क्रिप्शन में ये लिखा होना चाहिए, आप जब वीडियो शूट करेंगे तो बैकग्राउंड पे ब्लू कलर नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड पे रेड कलर नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि एग्जैक्ट वर्ड्स बताए जाते हैं जो उनको बोलने होते हैं। क्रिएटर्स ये वर्ड्स अपनी वीडियोस में बोलते हैं और हम सुनते आ रहे हैं। क्रिएटर्स ये हैशटैग्स अपने टाइटल्स में डालते हैं। एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड, कुछ नहीं ओपिनियन रह जाता क्रिएटर का, सब कुछ क्रिएटर स्क्रिप्ट से पढ़ के बोलता है। ये वीडियोस पहले ब्रांड्स के पास और एजेंसीज के पास जाती हैं वेरिफिकेशन के लिए और चेंजेस के लिए। अगर आपने कुछ नेगेटिव बोला है गलती से तो उसको निकाल दिया जाता है। ये 2 या 3 बार वीडियोस को रिव्यू करते हैं, फाइनलाइज करते हैं, स्क्रिप्ट्स को रिव्यू करते हैं, फाइनलाइज करते हैं, फिर कंटेंट क्रिएटर को परमिशन दी जाती है इसको अपलोड करने के लिए। एक एग्जांपल और दूंगा, हमारे नोन में एक रिव्यूअर है जिन्होंने एक रिसेंटली सैमसंग का फोन रिव्यू करा था और बहुत हाई प्रेज दी थी। हमारे एक नोन पर्सन ने उनको फोन करा और पूछा, आपने ये सैमसंग के फोन को बहुत ही अच्छा रिव्यू करा है, क्या मैं ये फोन अपनी ग्रैंड मदर के लिए खरीद लूं? तो उन्होंने बोला, बिल्कुल भी नहीं, ये फोन मत खरीदिए, ये फोन बहुत ही खराब है। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, टेक्नो रुहेज के बारे में। तो टेक्नो रुहेज एक ट्वीट करके बताया जहाँ पे वो कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी शेयर किए कि उनको जो कोई धमका रहा है ये कह के कि मैं तुम्हारा एडसेंस अकाउंट को डिसेबल कर दूंगा ऑन यूट्यूब, जिससे क्या होगा, क्रिएटर्स की वीडियोस में एड नहीं आएगा एंड वो यूट्यूब के थ्रू इनकम नहीं कर पाएगा। ऑल्सो बताते हैं कि उनका जो शॉर्ट्स चैनल है उसका एडसेंस अकाउंट ऑलरेडी डिसेबल कर दिया उन्होंने, एंड अभी वो धमका रहे कि उनका जो मेन चैनल का एडसेंस अकाउंट है उसको भी वो डिसेबल कर देंगे। वो लिखते हैं, दिस इज वेरी स्कैरी एंड डेंजरस, प्लीज लुक इनटू दिस। वो यूट्यूब क्रिएटर्स को टैग करते हैं, यूट्यूब इंडिया को टैग करते हैं, गूगल को टैग
टैग करते हैं, एडसेंस को भी टैग करते हैं। ऑल्सो उस ईमेल में जिसने धमकाया वो क्लेम किया है कि उसको कोई पे कर रहा है उनका अकाउंट डिसेबल करने के लिए। फिर वो लिखता है, आई डोंट नो हाउ दिस गाय कैन डिसेबल माय एडसेंस सो इजीली, प्लीज लुक इनटू दिस एज सून एज पॉसिबल। इसके बाद भी उनको जो धमकियां आ रहा है वो अभी भी रुका नहीं है। वो आज एक और स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, लिखते हैं, पिछले 2 दिनों से मुझे ईमेल में धमकियां आ रही है मेरे यूट्यूब चैनल और उसके एडसेंस इनकम को डिसेबल करने की। हर दिन एक ईमेल आ रहा है और धमकाया जा रहा है। थैंक्स टू यूट्यूब एंड गूगल जो मेरी मदद कर रहे हैं इस मामले में और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता ये कौन है और क्यों कर रहा है, बट आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कल किसी के भी साथ हो सकता है। इसलिए मैं बस अब दुआ कर रहा हूँ कि सब सही हो और आप लोग भी मेरे लिए दुआ करिए और सपोर्ट बनाए रखिए। उसका एक जन ने रिप्लाई किया, साइबर क्राइम में कंप्लेंट करो भैया, वो कुछ घंटों में ही मेल ट्रैक कर लेंगे। तो उसका टेक्नो रुहेज रिप्लाई करते हैं, ऑलरेडी डन। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें, दिलजीत दोसांझ के बारे में। तो दिलजीत दोसांझ अपने फैंस को सरप्राइज दे देते हैं लंदन कॉन्सर्ट के दौरान। वो एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को स्टेज पे इनवाइट करते हैं। यस, वो वाला क्लिप अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसके बाद तो भाई हल्ला होने लग गया था वहां पे। ऑल्सो इतना ही नहीं, बादशाह को भी वो इनवाइट करते हैं स्टेज में। इसके बाद तो हल्ला और ज्यादा बढ़ गया था। मैं आपको उसके कुछ क्लिप्स दिखा देता हूँ, आप देखिए। सुपरस्टार आई होवे ते खड़े थले नची जावे, इदा हो सकदा ना बाहर जना होवे तू तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, बिग बॉस 18 के बारे में। तो बिग बॉस 18 कल से स्टार्ट होने वाला है। जो कॉन्टेस्टेंट्स बिग बॉस के घर में जाने वाले उनका लिस्ट आ चुका है। ये लिस्ट में आप देख सकते हो, नाम है रजत दलाल का भी। अब ये लिस्ट देख के मैं 100% श्योर होके तो नहीं बता सकता कि हाँ रजत दलाल भी जा रहे होंगे या फिर इस लिस्ट में और भी जितने नाम है वो जा रहे होंगे, वो तो कल ही पता चलेगा। ऑल्सो अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज को भी स्पॉट किया गया था बिग बॉस के सेट पर। यह शायद से वो एज ए कॉन्टेस्टेंट तो नहीं जा रहे, लेकिन एज ए गेस्ट उनको बुलाया गया था मे बी। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, गिनी पांडे के फैमिली मेंबर्स के बारे में। इनका न्यूज मैंने आपको दिया था, आपको पता होगा, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे प्लेग्राउंड के ऊपर, एल्विश यादव के ऊपर, ऑल्सो एल्विश यादव के फैंस के ऊपर। बेसिकली ऑडिशन के दौरान एल्विश यादव कुछ बोल दिए थे गिनी पांडे को, जो कि गिनी पांडे के जो फैमिली मेंबर्स है उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो एक वीडियो पोस्ट किए थे जो कि मैं दिखा चुका हूँ। इसके बाद वो लाइव आए थे। लाइव में जो गिनी पांडे की सिस्टर है पूजा पांडे, उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया था जिसके बाद से बहुत सारे लोग पुलिस को टैग कर रहे थे, बिहार पुलिस को। बिहार का बात ही नहीं है, उल्टे खोपड़ी के आदमी, घुटने में बुद्धि है क्या? अरे इसकी माँ बहन नहीं होगी, इसकी माँ बहन कोटे वाली होगी, बात खत्म। उसको अच्छा नहीं लगेगा। चुप रहो भैया, ये सब ये सब फालतू का बात बोल रहा है कि एल्विश तेरा बाप काहे बोल रहा है, क्यों बोलेगा? अरे वो बेवकूफ लोग बेवकूफ बाद है में ना वो। रियलाइज हो जाएगा। हाँ बेवकूफ नहीं है, उसकी माँ बहन वही होगी साले पड़ोसियों के की। बच्चे हैं ये साले, जिन बात है। तुम काहे बोल रही हो फालतू का? क्यों बिहार में तो गालियाँ देती है महिलाएं, छुट्टा स्वागत में गालियाँ देती हैं। ये तो हमारे यहाँ तो राम जी तक को नहीं छोड़ते हैं भाई, इसलिए थोड़ा लिमिट में। ज्यादा बाप बाप करोगे ना मैं पेल दूंगी अच्छे से तुम्हारा बाप। बिहार पुलिस रिस्पॉन्ड भी किए थे ये कहते हुए कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन होगा। तो अभी क्या हुआ, गिनी पांडे के जो फैमिली मेंबर्स है वो एक और वीडियो पोस्ट करते हैं जहाँ पे वो बात करते हैं उसी के बारे में। वो क्या कहे आप देखिए। हम लोग भी ये वीडियो नहीं बनाते, लेकिन आप लोग भाई क्लिप काट काट के पुलिस को टैग कर रहे हो, उसको टैग कर रहे हो। तो बिहार पुलिस को तो पता ही होगा कि बिहार का ये कल्चर है। तुम्हारे टैग करने से थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा। नहीं, एफआईआर से क्या होता है, कुछ आप पता है तुमको? एफआईआर हो जाए, क्या हो जाएगा? एफआईआर से जेल हो जाएगी। तुमको डर लगता होगा, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, यही करती हूँ दिन रात। समझा करो, तुम्हारे लिए लाइफ में पुलिस चोर बहुत बड़ी बात होती होगी, मेरे लिए नहीं है। ये सब चीजें मैं बहुत डील कर चुकी हूँ अपनी लाइफ में। अब इस वीडियो को भी शेयर करके काफी सारे लोग टैग कर रहे बिहार पुलिस को। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें, द फैक्ट मीमर के बारे में। इनका न्यूज मैंने कुछ दिन पहले दिया था, आपको पता हो, एक ट्वीट किया था जहाँ पे वो बताए थे कि इनके इंस्टाग्राम पर 4,50,000 प्लस फॉलोअर्स थे, लेकिन ध्रुव राठी की टीम की तरफ से उनको कॉपीराइट स्ट्राइक मारा गया, जिसकी वजह से उनका पेज ही डिसेबल हो गया। वो बताए थे उन्होंने मीम्स में ध्रुव राठी के 2-3 सेकंड के क्लिप्स यूज किए थे, ऑल्सो उनका इमेजेस को यूज किया था। एंड उन मीम्स में ना ही कुछ ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज किया गया था। इसके बाद वो इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की, वो ध्रुव राठी की टीम को कांटेक्ट किए, लेकिन उनको कोई मदद नहीं मिला। तो उससे रिलेटेड द फैक्ट मीमर कल कुछ ट्वीट्स किए, काफी सारे वो पोस्ट किए, बता दो आप जाके पढ़ सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मैं एकदम ब्रीफली समझा देता हूँ। यहाँ पे वो बताते हैं कि ध्रुव राठी एक हिपोक्रीट है। वो अपने वीडियोस में पब्लिक फिगर्स के क्लिप्स वगैरह यूज करते हैं उनको क्रिटिसाइज करने के लिए, बट सेम अगर कोई उनको क्रिटिसाइज करता है उनका क्लिप्स को यूज करके, तो उनके टीम कॉपीराइट स्ट्राइक देते हैं। यहाँ पे वो ध्रुव राठी को डिक्टेटर बता दिए क्रिएटर कम्युनिटी का। और जो बताते ध्रुव राठी अपने वीडियोस में बात करते हैं डेमोक्रेसी का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, बट वो खुद ऐसा कर रहे हैं, क्रिएटर्स को दबा रहे हैं, उनको कॉपीराइट स्ट्राइक दे रहे हैं। और जो बताया उनको 4 साल लगे 4.5 लाख फॉलोअर्स गेन करने में। एंड वो पेज सिर्फ फन के लिए नहीं था, वो उनका लाइवलीहुड था, उससे वो पैसे कमाते थे। और जो बताया उनके फादर का किडनी का ट्रीटमेंट चल रहा था, वो सब कुछ वो करते थे उसी पेज से पैसा कमा के। एंड वो कहते नाउ ऑल ऑफ दैट इज एट रिस्क। फिर वो बताते क्रिएटर्स वार्निंग डिजर्व करते, नॉट डायरेक्ट स्ट्राइक। एक बार वार्निंग दे दो कि मेरे खिलाफ में या फिर मेरे ऊपर वीडियोस मत बनाओ, एंड इसके बाद भी क्रिएटर रिपीट करता है, देन स्ट्राइक मारो। एक ही बार में डायरेक्ट अगर स्ट्राइक मारते हो तो बहुत सालों
सालों का मेहनत उसका चला जाता है। यहाँ पे वो सबको अर्ज किए कि वो जो ट्वीट किए उसको शेयर करें ताकि उनको जस्टिस मिले एंड फ्यूचर में कोई भी क्रिएटर्स के साथ ऐसा ना हो। ऐसे अगर तो आप उनका ट्वीट को रीट्वीट करना चाहते हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें, स्काउट के बारे में। तो स्काउट आपको पता होगा पिछले कई टाइम से SA12 ई स्पोर्ट्स में थे, बट कल वो अनाउंस करके बताया कि वो SA12 छोड़ रहे हैं एंड वो ज्वाइन कर रहे हैं रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स। इसके बारे में रिसेंट लाइव स्ट्रीम में वो क्या कहे आप देखिए। टीम एक्सपार्क एक विजन है जिसको मुझे बड़ा करना है और उसके लिए मैंने एडिशन लिया है और आई थिंक ये बहुत दिल से लिया एडिशन मैंने और बहुत सोच के डिसीजन लिया है। मुझे पता है मेरे सारे हेटर्स जो SA12 में थे और सोल में थे जाग गए थे। सॉरी गाइस, आप लोगों को लगा था कि मैं झगड़ा करूंगा यहाँ पे आके 2019 वाली गाली गलौज करूंगा, ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे झगड़ा वाला माहौल ही नहीं था। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें, अदनान 07 के बारे में। तो अदनान 07 के ऊपर आपको पता होगा जो उनकी बहन है वो बहुत सारे सीरियस एलिगेशंस लगा चुकी है। उनमें से कुछ मेन एलिगेशंस थे कि अदनान 07 उनको पीटते थे और अदनान 07 उनके फादर को बहुत ज्यादा अब्यूज करते थे, उनका रिस्पेक्ट नहीं करते थे, जिस वजह से अदनान 07 के जो फादर है वो घर पे नहीं रहे थे। तो एक दिन पहले अदनान 07 एक फोटो पोस्ट करते हैं जहाँ पे आप देख सकते हो उनके फादर है एंड ऑल्सो उनके भाई है एंड लिखते हैं इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ जजमेंट आवर लव रिमेन्स अनशेकन, ए फादर एंड सन फॉरएवर कनेक्टेड। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें, मिस्टर बीस्ट एंड काई सिनट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट एंड काई सिनट कुछ महीने पहले गिव अवे किए थे। बेसिकली वो दोनों 25 रैंडम लोगों को $10,000 करके दिए थे एंड उस गिव अवे में टोस्टी ओजी करके एक बंदा है उसको भी $10,000 मिल जाता है। ये कुछ महीने पहले की बात है, ठीक है। तो एक दिन पहले टोस्टी ओजी एक ट्वीट करके बताता है मिस्टर बीस्ट एंड काई सिनट का वो स्ट्रीम खत्म होने के बाद उन्होंने मुझे रीच आउट किया, बट 6 हफ्ते पहले उन्होंने मुझसे बात ही करना छोड़ दिया। बेसिकली यहाँ पे वो ट्वीट करके बताया कि उनको $10,000 मिला ही नहीं। इसके बाद काफी सारे लोगों ने मिस्टर बीस्ट को टैग किया, काई सिनट को टैग किया एंड जो काई सिनट के मैनेजर है वो उनको कांटेक्ट करता है एंड उनको $10,000 एक दिन पहले दे देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें, यूट्यूब के एक बहुत ही बड़े अपडेट के बारे में। यूट्यूब पे अगर आप शॉर्ट्स देखते हो तो आपको पता होगा शॉर्ट्स सिर्फ 60 सेकंड तक का अपलोड किया जा सकता है, लेकिन अब से शॉर्ट वीडियोस को 3 मिनट तक का अपलोड किया जा सकता है। अभी से स्टार्ट नहीं होगा, ये 15 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें, लखनीत व्लॉग्स के बारे में। तो ये काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है विस्तारा एयरलाइंस वालों से एंड वो सबको ट्वीट करने के लिए बोलते हैं लिखते हुए #बॉयकॉट विस्तारा। अब ऐसा क्यों? बेसिकली वो एंड उनके टीम मेंबर्स टोटल 6 जन नेपाल जा रहे होते हैं। उनका बागडोगरा तक का फ्लाइट था, वो टाइम पे पहुंच जाते हैं। 6 घंटे पहले उनका फ्लाइट था सुबह 8 बजे का, वो 6 बजे पहुंच जाते हैं। जो विस्तारा का काउंटर था उसमें बहुत ज्यादा लाइन लगा हुआ था, भीड़ था। तो उन्होंने क्या किया, 3-3 जन का ग्रुप बनाया। 3 जन जाके लगेज जमा करेंगे एंड 3 जन सिक्योरिटी चेक में गए क्योंकि उनको वहां पे भी टाइम लगता क्योंकि उनके पास कैमरा वगैरह थे ना, माइक वगैरह था। सिक्योरिटी वाले भी पूछताछ करते, उनको एक एक चीज दिखाना होता है, उनको समझाना होता है। तो इसलिए वो सिक्योरिटी चेक के लिए गए एंड उनका सिक्योरिटी चेक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो 3 जन जो लगेज जमा करने गए थे लाइन पे, उनको कहा जाता है कि बाकियों को भी आना होगा तभी ये लगेज जमा होगा। बेसिकली उनको बोला जा रहा था कि एक पैसेंजर सिर्फ एक ही बैग ले सकता है। फिर वो विस्तारा एयरलाइन के एक आदमी के साथ कॉल पे बात किए कि ऐसा ऐसा मैं ऑलरेडी सिक्योरिटी चेक इन कर चुका हूँ। फिर जो एयरलाइन का बंदा था वो मानता नहीं है, बहुत टाइम तक आर्ग्यूमेंट चलता है। 25 मिनट आर्ग्यूमेंट करने के बाद वो मान जाता है, बट फिर से वो डिनाई कर देता, कहता है कि अभी तो काफी लेट हो चुका है, फ्लाइट है 8 बजे का एंड 7:23 हो चुका है। इसलिए जो 3 जन थे जो लगेज चेक इन करने गए थे उनका फ्लाइट मिस हो जाता, उनको दूसरा फ्लाइट बुक करके बागडोगरा जाना पड़ा। और जो बताते हैं कि जो विस्तारा एयरलाइंस के स्टाफ थे वो काफी ज्यादा एरोगेंट थे, बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक थे, अच्छे से बात नहीं कर रहे थे, कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। मैं उनके वीडियो का छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। अब होता क्या है कि हम लोग कैमरे वाले बैग लेकर अंदर गए, हमने सिक्योरिटी चेक में क्लियर कराए अपने कैमरे वगैरह सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम जितने हमारे पास थे, 3 बैग भर के। और जब हम अंदर पहुंचे तो अप्रॉक्स जो हमने सोचा था आइडिया वही हुआ कि हमें 25 मिनट वहां पर लग गए। अब उसके बाद क्या होता है, रोहित का मेरे पास फोन आता है कि सर यहाँ पर हमारे बैग ही नहीं ले रहे। कोई सुमित नाम का बंदा है, ये मैं दिखाता हूँ, और हमारे बैगेज भी नहीं लिए। मैंने कहा बैग क्यों नहीं ले रहे हैं भाई? कह रहे हैं कि एक पैसेंजर पे एक से ज्यादा बैग नहीं लिया जाता। मैंने कहा ओके। मैंने कहा लेकिन एक PNR पे सारे टिकट है, हमारे 6 टिकट है एक ही PNR पर, इसका मतलब 6 लोग ट्रेवल कर रहे हैं। डिजी यात्रा से मैंने खुद को चेक इन किया है, मैं एयरपोर्ट के अंदर आया हूँ, दैट मीन्स कि मैं आ चुका हूँ, सारे पैसेंजर अंदर है। यार ये आपकी खराबी, आपकी कमी है कि आप इतनी लंबी लाइन रख रहे हो, आपने पूरे काउंटर नहीं खोले हुए वहां पे और आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो लोगों को। इतनी लंबी लाइन की किसी की फ्लाइट छूट सकती है। उसके बाद आप देखिए कि जब उनके बैग्स नहीं लिए गए, मैंने उनको बड़े पोलाइटली बोला कि रोहित आप किसी से बात करो, जो भी वहां सीनियर है उनको बताओ कि हमारे 3 लोग अंदर है, मुझे वीडियो कॉल पे दिखा लो वरना आप मुझे बाहर ले जाओ आके। तो रोहित ने वहां पर ये कोई सुमित दैया करके थे, इन भाई साहब से बात की। बहुत एरोगेंट है भाई ये बंदा, बहुत, मतलब वीडियो कॉल पे रोहित मुझे दिखा रहा था ये बंदा बात ही करने को रेडी नहीं है। मैं CISF के ऑफिस में गया, मैंने कहा सर मैंने चेक इन कर लिया, प्लीज मेरे को दोबारा से काउंटर पर ले जाओ क्योंकि वहां पर बैग्स लोड नहीं कर रहे हैं। CISF वालों ने बोला कि हम आपको यहाँ से दोबारा
बाहर तभी ले जा सकते हैं जब आप अपने टिकट कैंसिल कर दोगे। तो ये तो बड़ी बेसलेस, बड़ी सेंसलेस बात हुई। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, केआरके के बारे में। तो केआरके का एक म्यूजिक वीडियो आ रहा है टी सीरीज पर। यस भाई, उसका टीजर वो अपलोड किया था अपने ट्विटर पर। काफी सारे लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं वो म्यूजिक वीडियो देखकर। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि टी सीरीज की क्या इतनी मजबूरी कि वो केआरके को ले रहे म्यूजिक वीडियो में। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, वायरल न्यूज के बारे में। ये न्यूज है बिहार से। तो ना फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के दौरान इंडियन एयरफोर्स को इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा मुजफ्फरपुर बिहार में। कहां वो लैंडिंग किया आप देख सकते हो। इसके बाद जो वहां के लोकल्स थे उन्होंने मदद किया इंडियन एयरफोर्स को वहां से बाहर निकलने के लिए। जिन्होंने मदद किया उनका एक इंटरव्यू काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, मैं यहाँ पे नहीं लगा सकता ड्यू टू कॉपीराइट रीजन। और तो आप देखना चाहते हो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें, अनुराग द्विवेदी के बारे में। आपको पता होगा अनुराग द्विवेदी का टीम एनएलविश यादव का टीम का ईसीएल में फाइनल था, एनएलविश यादव की टीम जीत गए। तो अनुराग द्विवेदी कल अपने इंस्टाग्राम पर Q&A कर रहे थे, तो किसी ने उनसे पूछा कि क्या उनका एलविश यादव का नहीं बनता है, क्या उनका एलविश यादव के साथ झगड़ा हुआ था। तो उसका वो क्या कहे आप देखिए। हेलो भैया, एलविश यादव से आपकी बनती है या नहीं? भाई बिल्कुल नहीं बनती मेरी एलविश यादव से, क्योंकि उस आदमी ने फाइनल में मेरी टीम को हराया है। तो अब तो हम दुश्मन हो गए ना, अब तो दुश्मन हो गए हम लोग। तो वीडियो कॉल पर भी अगर रात में आते हैं तो लाठी डंडा हथौड़ा कुछ लेके ही आते हैं। अभी तो एक पंडित के पास दोनों की कुंडली भेजी है मैंने, पता चला उसमें भी 2 ही गुण मिल रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें, एक इंडियन बंदे के बारे में जो कि कनाडा में रहता है। तो एक वीडियो वायरल जा रहा है जहाँ पे हमें दिखता है कैनेडियन लैंडलॉर्ड वो इंडियन बंदे के जितने भी सामान है उसको बाहर निकाल रहे हैं। घर के रेंट को लेकर शायद से वो लैंडलॉर्ड गुस्सा हो जाता है, वो उस इंडियन बंदे को रूम खाली करो कहते हैं। You said me 17, again said me 19. Why you tell me lie? You first of all know 20. Come on, boss, man. तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।